राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 जीव विज्ञान के नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से हमारा यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नियंत्रण किसे कहते हैं, समन्वय किसे कहते हैं, इन दोनों का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है और इसके अलावा हार्मोन की परिभाषा देखी थी। और हमने यह जाना था कि हमारे शरीर में कुल 230 हार्मोन होते हैं जिनके विभिन्न कार्य होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पौधों में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है, तो हमें फाइटो हार्मोन पे टिक लगाना है। या दूसरे शब्दों में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पौधे के बीच जैविक क्रियाओं के समन्वय स्थापित करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। उसके अलावा है कि पादप हार्मोन के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक संगठन एवं कार्य के आधार पर पादप हार्मोन के 5 प्रकार होते हैं और उन प्रकारों में से नाम है ऑक्सिन, जिबरेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। तो हम एक एक करके इन पांचों की व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑक्सिन की व्याख्या हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सिन तने के शीर्ष और जड़ के शीर्ष पर उत्पन्न होती है। इसकी खोज 1880 में डार्विन ने किया था, यानी कि डार्विन नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। ऑक्सिन पौधों की कोशिका वृद्धि और लंबाई को बढ़ावा देता है। या हम दूसरे शब्दों में इसके कार्य इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन कोशिका का विभाजन करता है और खरपतवार को नष्ट करता है। इसके अलावा जड़ निर्माण में सहायता करता है तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक करता है और पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अब हमारा दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन्स हार्मोन। तो इसके संबंध में लिखेंगे, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जिसका खोज 1962 ईस्वी में कुरोसोवा के द्वारा किया गया। यह 6 प्रकार के होता है, G1, G2, G3, G4, G5 और G6। इसमें हमें इतना ही लिखना है कि G1, G2, G3, G4, G5 और G6। इसकी व्याख्या नहीं करनी है। और उसके बाद हमें लिखना है कि गिबरेलिन्स के कार्य बीज के अंकुरण और पौधों के विकास, जल्दी फूल आने और फलने को बढ़ावा देना होता है। और हमारा तीसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो इसके संबंध में लिखेंगे, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और पत्ती कोशिका विकास के प्रसार और विस्तार चरणों के दौरान क्रमशः कोशिका विस्तार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा हमें साइटोकाइनिन के संबंध में लिखना है कि साइटोकाइनिन पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से रोकता है, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण ही क्लोरोफिल पत्तियों में स्टोर रह पाता है। इसके कारण ही क्लोरोफिल सुरक्षित रह पाता है और यह पेड़ पौधों को सूखने से भी बचाता है। हमारा चौथा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। तो इसके संबंध में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पेड़ पौधों में ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक के जैसा कार्य करता है। यानी कि जो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स कार्य करता है पौधों की लंबाई बढ़ाने में, तो उसके विरुद्ध यह कार्य करता है, यानी कि यह एक निश्चित लंबाई पर जाके उसकी लंबाई को रोक देता है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं ऑक्सिन और जिबरेलिन्स के प्रभावों को रोक देना, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाता है। यदि यह अम्लीय एसिड पेड़ पौधों में नहीं पाया जाए तो हमें देखने में आएगा कि पेड़ पौधों की लंबाई आसमान छू गई, आसमान से भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के कारण पेड़ पौधों की लंबाई एक निश्चित लंबाई पर जाके रुक जाती है और यह कोशिका विभाजन और दीर्घन को भी रोकता है, यानी कि बड़े हो लंबाई को रोकता है। एथिलीन, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। एथिलीन हार्मोन के कारण ही कोई भी फल पक पाता है, यानी कि जैसे आम का पेड़ होता है तो आम के पेड़ में आम पहले हरा होता है, कच्चा होता है, तो फिर वह धीरे धीरे समय के साथ वातावरण के साथ साथ पकने लगता है। तो वह इसीलिए पकता है क्योंकि उनके अंदर एथिलीन हार्मोन विद्यमान रहता है। एथिलीन हार्मोन अधिकतर देखने में आता है कि जिसमें फल पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। या इसके अलावा हम दूसरे शब्दों में से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो पौधों में गैसीय अवस्था में उपस्थित रहता है। पादप हार्मोन एथिलीन पौधों के फलों को पकने में सहायता करता है। अब हमें एक प्रश्न देखना है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, और यह प्रश्न एग्जाम में 2 अंक का आता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि ऑक्सिन पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है, और दूसरा लिखेंगे जिबरेलिन्स पौधे के तने की वृद्धि करता है। जैसे कि अभी हमने जाना था कि ऑक्सिन पौधे के तने की लंबाई को बढ़ाता है और जिबरेलिन पौधे के तने की वृद्धि करता है, यानी कि एक से अधिक करता है। और अब हम देखने वाले हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। इससे पहले हमने अभी जाना कि पौधों में नियंत्रण
पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है और उसके अलावा पौधों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। अब हम देखेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो इसके संबंध में लिखा जाता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ हो जिन्हें हार्मोन कहते हैं के द्वारा होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। मित्रों, ये पुनर्भरण शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि पुनर्भरण क्रिया का मतलब क्या होता है। पुनर्भरण का मतलब होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारे शरीर में टोटल 230 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जिनके विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। तो उन हार्मोन को कौन से समय में स्रावित होना है और कितनी मात्रा में स्रावित होना है, कौन सी अवस्था में मनुष्य के शरीर में स्रावित होना है और कितनी मात्रा में स्रावित होना है, उसका नियंत्रण यानी कि हार्मोन पर जो नियंत्रण करता है, जिस विधि द्वारा हार्मोन पर नियंत्रण होता है उसे हम पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। यानी कि कुछ हार्मोन का कार्य होता है कि वह बाल्यावस्था में स्रावित हो और कुछ हार्मोन का कार्य होता है वह युवावस्था में और कुछ हार्मोन वृद्धावस्था में स्रावित होता है। यानी कि उचित समय और उचित मात्रा में स्रावित होने के लिए जो क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है, जिस क्रियाविधि के द्वारा हार्मोन पर नियंत्रण करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि उचित समय और उचित मात्रा में स्रावित हो, उसे हम पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखाया गया है कि पुनर्भरण का मतलब हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना। हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव प्रभाव डालता है। पुनर्भरण ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा तथा सही समय पर स्रावित हो ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका समन्वय से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं इनकी बनी रहती है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है कि तंत्रिका समन्वय में हमारी इंद्रियों, तंत्रिकाओं, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की भागीदारी शामिल होती है। यानी कि तंत्रिका समन्वय में हमारी इंद्रियां, हाथ पैर इत्यादि इस प्रकार और तंत्रिकाओं, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की भागीदारी शामिल होती है। हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को हमारी इंद्रियां आसानी से पहचान सकती है। यानी कि हम किसी चीज़ को छू कर हम यह जानते हैं कि यह चीज़ है और यह चीज़ है। तो हम जो यह चीज़ जान पाते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, तो वह हम तंत्रिका तंत्र के कारण ही जान पाते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हमें किसी चीज़ की अनुभूति होती है। यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्रिका तंत्र के शीर्ष पर न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें डेंड्राइट कोशिका, शरीर, नाभिक और अक्षतंतु शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न एग्जाम में से पहले पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न के उत्तर देने में सबसे पहले हमें एक चित्र बना लेना है न्यूरॉन का और उसके बाद हमें व्याख्या कर देनी है। हमें लिखना है कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो उसके बाद हमें लिखना है कि तंत्रिका कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है द्रुमिका, दूसरा है कोशिकाएं और तीसरा है एक्सोन। और उसके बाद हमें व्याख्या करना है कि सूचनाओं का आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं की ओर चलता है तथा फिर एक्सोन में से होता हुआ सिनेप्स तक पहुंचता है, फिर इसे पार करता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे में गुजरता हुआ मेरुरज्जु तक पहुंचता है। इसी प्रकार सूचनाएं मस्तिष्क से कार्यकारी अंग पेशी ग्रंथि तक पहुंचता है। इस प्रकार से हमें इसका उत्तर लिख देना है। हमारा अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसका कार्य हमें लिख देना है कि मस्तिष्क व मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करना तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। और दूसरा में लिखना है संवेदी अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय भी तंत्रिका कोशिका रखता है। और तीसरा है कि शरीर की सभी संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता में सहायक होता है। चूँकि यह प्रश्न 2 अंक का आता है इसलिए इसका उत्तर भी छोटा ही रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अब इसके अलावा हम तंत्रिका तंत्र के बारे में 2 महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संख्याएं हमारे शरीर में कितनी होती है। तो मेरु तंत्रिकाएं कुल 31 जोड़ी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी तंत्रिका चतुर्थ कपाल तंत्रिका मानी जाती है। मित्रों, इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे तथा इस चैप्टर से यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से जो पाठ्यगत प्रश्न आए उन सब के उत्तर को भी हम देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।